इनको मालूम था कि वो बिना इन तीनों की इजाज़त के भी निकाह करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इनकी दिल की बात जानना चाहते हैं। 1 मिनट बाद मोना हाजिर थी। इसकी गोद में खुश वक्त थी जो री री किए जा रही थी। ताया ने उससे पूछ लिया, ताया आप इन दोनों से पूछ लें, अगर वो रजामंद हैं तो मुझे कोई इतराज़ क्यों होगा। हमारी मंगनी हुई है महज, और मंगनियाँ तो बहुत सौ की टूटती हैं। मोना की आवाज़ बहुत मजबूत थी, यूँ जैसे इसको कोई दुख नहीं इसकी मंगनी टूटने का। दुख इसको वाकई बिल्कुल भी नहीं था। अना की हालत के सामने इसको अपनी मोहब्बत बेमायनी लग रही थी। वो कम ज़र्फ नहीं थी और ना ही बनना चाहती थी। अपनी बात कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। फिर खुशी से खेलते हुए इसको ये पता चल गया कि अगले जुमा मोहतशम और अना का निकाह है। इस खबर पर इसका रद्द अमल बिल्कुल स्पाट था। वो ख़ुद भी अपनी कैफियत पर दम बखुद थी कि वो इतनी मजबूत कैसे हो गई थी। निकाह के रोज़ किसी को नहीं बुलाया गया। घर की बात घर में ही रही। अना मुअज़्ज़म से वो अब अना मोहतशम हो गई। तुम्हारी चाची ने एक दावत रखी है हमारे लिए, तुम कल जल्दी आना। ये दो दो जगह पर पढ़ाना बंद कर दो। क्यों खुद को थका रहे हो। फहमी ताई अपने बेटे को हर वक्त खामोश अपनी ज़ात में बंद देख कर दुखी हो जाती थी। अम्मी इसकी क्या ज़रूरत थी। इसने दूसरी बात गोल कर दी। सीमा बज़िद थी, यूँ भी अना घर से भी नहीं निकलती, इद्दत के बाद भी नहीं गई है। अब तो निकाह को भी 2 हफ्ते हो गए। सीमा चाची की दावत का असल मकसद अना को बुलाना था। चलें फिर मैं कह देता हूँ इनको। वो कमरे में गया तो अना खुशी के लिए फीडर बना रही थी। इसका दुपट्टा सरका हुआ था। इसने जल्दी से दुपट्टा सही किया। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। दोनों के दरमियान खामोशी की एक दबीज चादर हाइल थी। चाची ने रात को दावत रखी है। इसने हिम्मत करके कह दिया, पता है मुझे। इसने बिना इसको देखते हुए कहा। मोहतशिम ने निचले होंठ को दांतों से काटा, उंगलियां मरोड़ते हुए। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि आप चली जाएं जैसे आम और छोटे जुमले में आखिर ऐसा क्या रखा हुआ है जो इसकी ज़ुबान पर आ ही नहीं रहा है। तुम रात को ट्यूशन पढ़ाने जाओगे। अना ने इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। जी नहीं, अम्मी ने भी कहा था। चलो ठीक है, खुशी के पास बैठो ज़रा, मैं तब तक तुम्हारे लिए कपड़े प्रेस कर देती हूँ। खुशी को छोड़कर अलमारी से इसका कपड़े निकालने लगी। बचपन से लेकर वो इसको भाई की तरह समझती आ रही है। हालात क्या से क्या हो गए, लेकिन वो अब भी इसको तुम ही कहती थी। मोहतशम इसको आप। दोनों के दरमियान एक अनदेखी दीवार हाइल थी जिसे दोनों ही पाटने की चाह नहीं रखते थे। इसकी भी ख्वाहिश थी कि खुशी को बाप की कमी महसूस नहीं हो, और अना को भी। बस यूं जैसे दोनों ही खुशी की खातिर इस रिश्ते में बंधे हों। रात को वो सब चले गए। सीमा ने खूब एहतमाम कर रखा था। डिनर करने के बाद वो खुशी को गोद में लेकर उठने लगी। कहाँ जा रही हो, अभी तो खाना खाया है। जब से आई हो खामोश बैठी हो। सीमा की आवाज़ रंध गई। ये उनकी बेटी नहीं थी। ज़िंदगी के हर पल को जीने वाली शौक़ और चंचल उसकी आंखों तले हल्के भी गहरे हो रहे थे। वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही है। ताई ने बताया था अभी भी मुअज़्ज़म के ज़िक्र पर घंटों रोती है। बस मुझे जानना है। खुशी के सोने का वक्त हुआ है। ये ताई के कमरे में भी नहीं सो पाती है। इसने जाने की वजह बताई। अच्छा थोड़ी देर तो ठहरो। वो रुक गई। खुशी सो चुकी थी। मोना अंदर कमरे में बैठी थी। इसका लैपटॉप बंद था। इसके सामने लेस के चिप्स भी नहीं रखे हुए थे। इसके सामने पुराने मनाजिर घूम रहे थे। इसका दिल फिर से उदासी की गहराइयों में डूबने लगा। मोना बाहर आई। खुशी सो गई है। हाँ। मेरी एक दोस्त है नगीना, इसके वालिद का प्राइवेट कॉलेज है। इसको ज़ूलॉजी की टीचर चाहिए थी। तुम्हारा क्या ख्याल है। CV भेज दो, ध्यान भटकेगा तुम्हारा। मोना कब से इस बारे में सोच रही थी, लेकिन खुशी भी छोटी है बहुत। क्या छोटी है, 1 साल की हो जाएगी, ताई देख लेंगी। और फीडर बनाना होता है। वैसे भी तुम ज़्यादा फीड नहीं करती इसको। मोना ने पक्का इरादा कर रखा था इसको कन्विंस करने का। चलो मैं मोहतशिम से पूछती हूँ। मोहतशिम ने क्या कहना था। वो तो ख़ुद भी यही चाहता था कि वो ख़ुद को मसरूफ़ रखे। किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और इसको जॉब मिल भी गई। अगरचे इसका तजर्बा नहीं था, लेकिन मोना की वजह से ये मुमकिन हुआ। वो सुबह उठती, खुशी को फीड करती, मोहतशिम को नाश्ता देती, फिर दोनों चले जाते थे। मोहतशिम इसको पिक एंड ड्रॉप करता था। मोहतशिम की शिफ्ट भी मॉर्निंग में ही थी, इसलिए सब सही जा रहा था। दोनों के दरमियान ज़रूरत के तहत ही बातें होती थी। सब जैसे हंसना मुस्कुराना भूल गए थे। बस खुशी को गोद में उठाकर सबके चेहरे मुस्कुराहट में ढल जाते थे। फिर उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से हलचल मच गई। मुल्क में लॉकडाउन चलने शुरू हुए। वो सब भी खूब एहतियात कर रहे थे, लेकिन ताया को इन चीज़ों पर यकीन नहीं था। वो अपने एक दोस्त की इयादत करने अस्पताल चले गए। कुछ दिनों बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनको कोरोना हो चुका था, लेकिन वो इस हालत में भी मानने से इनकारी थे। जब मोहतशिम के इसरार पर उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया।
لیکن خدا نے ان پر کرم کرنا تھا سو کیا اور وہ جلد صحتیاب ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد محتشم کی حالت بھی ویسی ہو رہی تھی۔ اس نے بھی اس کو نظر انداز کیا۔ رات کو وہ گہری نیند میں تھی جب اس نے اپنے ہاتھ پر ایک تپتا جلتا ہوا ہاتھ محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں فوراً کھل گئی۔ محتشم لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ محتشم کیا ہوا ہے؟ انا کے آسان خطا ہو گئے، دماغ ایک دم بلینک ہو گیا، یوں جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو۔ میں سانس نہیں لے پا رہا، بمشکل سانس سے کھینچتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتری، باہر نکلی اور ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے تایا کا دروازہ پیٹنے لگی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ تایا اور تائی بھی حواس باختہ ہو کر فوراً نکلے۔ اس کے لرزتے وجود نے ان دونوں کو اور خوفزدہ کر دیا۔ محتشم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، کسی کو بلائیں۔ اس کے پاؤں میں سکت نہیں رہی، وہ دھڑام سے فرش پر گری۔ دونوں میاں بیوی بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگے۔ یہ سب تمہارے باپ کا کیا دھرا ہے۔ میں کہتی تھی کہ اپنے دوست سے ملنے مت جاؤ، لیکن میری سنی نہیں۔ خود تو صحت مند ہو بیٹھے، محتشم کو بیمار کر دیا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں معاف نہیں کروں گی ان کو، تائی روتے ہوئے مدحت کو بتا رہی تھی۔ محتشم کو رات ہی ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا تھا، وہ کورونا وارڈ میں تھا۔ تایا دن رات ان کے پاس ہوتے تھے۔ انہوں نے قیوم اور عتیق کو منع کر دیا تھا آنے سے، بس وہ لوگ کھانا چائے وغیرہ لے کر جاتے تھے۔ محتشم کو ایڈمٹ ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ انا اندر کمرے میں بیٹھی تھی، سامنے خوشی سو رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں، آنکھیں خشک، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہی منحوس ہے۔ اس کے خیالات کی رو منفی سوچوں کی زد میں آ گئی تھی۔ دفعتاً خوشی کسمسائی اور اٹھ بیٹھی۔ اٹھتے وہ ریں ریں کرنے لگی۔ خوشی کی ریں ریں تیز ہوئی، لیکن وہ سوچوں میں گم تھی، اور باہر بیٹھی تائی جلدی سے اندر آئیں۔ انا، خوشی رو رہی ہے۔ فہمی تائی کو تھوڑا سا غصہ آیا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ انا، ان کی آواز پر بھی وہ خاموش رہی، تو تائی نے اس کو پکارا۔ ان کے پکارنے پر اس کی آنکھیں بھر آئیں، ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ تائی، میں کتنی بدقسمت ہوں نا، میری بدقسمتی پہلے معظم کو کھا گئی اور اب محتشم۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ تائی نے اس کو گلے لگایا۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، معظم کی زندگی اتنی لکھی تھی، تم مایوسی والی باتیں مت کرو۔ محتشم کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی تمہارے تایا بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز نے انہیں اچھی امید دلائی ہے۔ ایسی باتیں آئندہ مت کرنا۔ دیکھو میں ماں ہوں اور اپنے بیٹے کے غم میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، لیکن ہر بار میں تم کو دیکھ کر خود میں مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تم بھی ہمت مت ہارو، اللہ سے دعا کرو، اللہ رحیم ہے۔ تائی اس کو حوصلہ دے رہی تھی اور اس کے آنسوں میں مزید شدت آ رہی تھی۔ محتشم کی حالت کبھی اچھی ہو جاتی، کبھی بگڑ جاتی، ان سب کی دعاؤں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ انا کالج جاتی، پھر کالج سے ہو کر اسپتال چلی جاتی، تایا سے مل کر واپس آ جاتی۔ مونا اگرچہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی۔ مدحت، وہ اور امی آج اسپتال جانے والے تھے کہ عتیق کی کال آ گئی تھی۔ مدحت آپی، مبارک ہو، محتشم کو ڈسچارج کر دیا گیا، ہم آ رہے ہیں گھر۔ مدحت نے خوشی سے بھاگی۔ ارے کیا کہا، ہمیں بھی بتاؤ۔ سیما چاچی نے اس کو آواز دی۔ اس کے چہرے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی خوشی کی خبر ہے۔ مونا نے مسکرا کر کہا۔ انا اور تائی کو یہ خوشخبری سنائی تو تائی رو پڑیں، شکر سے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئیں۔ محتشم اور باقی سب دوپہر 3 بجے گھر آ گئے تھے۔ سیب کاٹتی انا اس سے کہہ رہی تھی۔ خوشی نے پہلا لفظ بولا ہے، اس کے انداز میں دبا دبا جوش تھا۔ ماما؟ نہیں، بابا۔ اس نے نظریں اٹھا کر محتشم کو دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی۔ وہ نظروں سے حدت محسوس کر سکتی تھی، فوراً نظریں جھکا گئی۔ خوشی رو رہی تھی۔ مدحت اس کو تمہاری تصویر دکھانے لگی۔ مدحت کے پیچھے اس نے بابا دہرایا۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ ایسے میں مدحت اندر کمرے میں داخل ہوئی اور خوشی کو محتشم کے ساتھ بٹھایا۔ لو بیٹھو اپنے بابا کے ساتھ۔ بابا کے لفظ پر تینوں جذباتی ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ خوشی کے گال چومنے لگا۔ خوشی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر مل رہی تھی۔ ایک خاموش آنسو کی لکیر محتشم کے چہرے پر بہہ رہی تھی۔ پے در پہ برے حالات نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا، ایسا موڑ جس پر وہ ایک نئے رشتے میں بندھ گیا، موت کے منہ تک چلا گیا، اور اب وہ سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ خدا کی طرف سے عطا کرتا اس نئی زندگی پر وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ بس جانے کیوں یہ گرم گرم آنسو اس کے گالوں پر کیوں بہے جا رہے تھے، جانے کیوں۔ شمائلہ اپنے دیور کے لیے مونا کا رشتہ مانگنے آ رہی ہے۔ ویسے تو اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا، لیکن میں سمجھی بھائی کچے ارادے ہیں، اسی لیے میں نے اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ اب وہ آ رہی ہے
तुम आज कॉलेज से छुट्टी कर लो और अम्मी के घर चली जाओ। वो ताई को चाय देने गई तो ताई ने इसको बताया, दस्तगीर के लिए? हाँ, इसी के लिए। तुम्हारे ताया ने ठीक कहा था, अल्लाह इसके नसीब और अच्छे करेगा। देखो कितना अच्छा रिश्ता आया। 2-3 दुकानें हैं इसकी। शुमाइला बता रही थी प्लाजा भी बनवा रहा है जल्द ही। एक शुमाइला का शौहर है, निकम्मा कहीं का। वो हंसी। शुमाइला बच्चों के सामने ना कहते हैं, बुरा मान जाती हैं फ़ौरन। इसका लहजा खिलाफ मामूल खुशगवार था। हाँ, तुम्हारी फुप्पो पर जो गई है। ताई भी शुमाइला बच्चों के बारहा खफा होने वाली आदत से नाला थी। अच्छा चलें? वैसे भी हम दोनों आज नहीं जा रहे थे। मोहतशिम कह रहा था कि आज हम घूमने जाएंगे। पहले से प्लान बना चुके थे। तुम दोनों? ताई के इस्तफसार में खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, हम तीनों। पीछे से मिदहत ने कहा। वो पहले से तैयार बैठी थी। तुम हर बार कबाब में हड्डी क्यों बन जाती हो? ताई ने तुनक कर पूछा। मैं हड्डी बन रही हूँ? अच्छा ठीक है, नहीं जाती मैं। दोनों मियाँ बीवी चले जाएं सैर सपाटों पे। यहाँ बेचारी बहन घर की नौकरानी लगी हुई है। खैर से जाइए, खैर से आइए। मिदहत सख्त खफा हो गई और रोने लगी। बस करो ये अदाकारी, कोई अवार्ड नहीं मिलना तुम्हें। अना ने इसके कान खींचे, वो और भी लगने लगी। उफ, उल्लुओं जैसी आवाज़ है इस लड़की की। बाहर दफान हो, मेरे सर में वैसे ही दर्द है। ऊपर से वो दूसरी सर दर्द भी आने वाली है। ताई ने बेजारी से इसको रोते देख कर कहा, दफ़तन। उल्लुओं जैसी आवाज़ वाली रुकी। इसके चेहरे से रोने वाले तासुरात गायब हुए और एक लंबा जिन्नाती कहकहा लगाया। मोना से एक बार फिर से पूछा गया। मोना ने एक बार फिर से अपनी रजामंदी दे दी थी। जब सब मुंह मीठा कर रहे थे तो शुमाइला इसके मुंह में पूरे का पूरा रसगुल्ला ठूंस रही थी। देवरानी बनने वाली हो मेरी, कमर कस लो। मुझ जैसी झगड़ालू औरत के सामने तुम भीगी बिल्ली बनोगी। तुम भीगी बिल्ली रहोगी, याद रखना। हाँ, बिल्ली की कज़न बिल्ली होती है जिठानी साहिबा। वो जवाब ही क्या जो मोना देने से पीछे हटे। ज़ुबान कैंची जैसी और हुस्न से बंदे को गर्विदा कर लिया। बड़ी ख़तरनाक लड़की मालूम होती हो। शुमाइला बज्जो ने फिल्मों के मनफी किरदारों की तरह इसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू किए। इस कैंची से मैं लोगों के दिलों को काट डालती हूँ, याद रखिए। वो भी उठी और इसका अंदाज़ अपनाया। कट। खुले दरवाजे में खड़ी मिदहत इन दोनों की वीडियो बना रही थी। दोनों ने इसको हैरानी से देखा और अगले पल शुमाइला बज्जो मिदहत पर झपटी। दिखाओ कैसी दिख रही हूँ मैं? तीनों वीडियो देखने लगी। हाय, मैं तो बिल्कुल माधुरी लग रही हूँ। याद है ना देवदास? मिदहत और मोना ने बैक वक्त उनको अजीब नज़रों से देखा। हाँ हाँ पता है, वो तवाइफ थी इस ड्रामे में। मैं तो इसके हुस्न की बात कर रही हूँ कि इस जैसी खूबसूरत लग रही हो। शुमाइला बज्जो ने दोनों को मुक्के मारे। शुमाइला बज्जो उम्र में इनसे बड़ी लेकिन बच्चों जैसी मासूम थी। दस्तगीर ने मोना को देख ही रखा था। मुअज्जम की मौत और मोहतशिम के निकाह के बाद इसने शुमाइला बज्जो से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। चूँकि उनकी वालदा हयात नहीं थी, इसीलिए शोभा शुमाइला के हाथों सौंपा गया। शुमाइला को और क्या चाहिए था? बड़ी होने का मान तो दे दिया गया, ऊपर से देवरानी भी उनकी बहन। घर में वो अकेली होती थी। इनकी नंदे तो पिया देश सुधार चुकी थी। सीमा चाची ने हाँ कर दी थी। इसकी सबसे अव्वलीन वजह शुमाइला थी। उन्होंने मंगनी से मना कर दिया था कि वो मंगनी नहीं करेंगी। अगले जुमे को निकाह होगा इंशाल्लाह। सीमा फ़ोन पर खाला को बता रही थी, बस सिर्फ शुमाइला का ससुराल ही होगा। मुझे तो कह दिया है कि ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अब चंद लोग होंगे, इसीलिए मैंने डिनर का कह दिया। डिनर पर कौन सा खर्चा आना है? मोना को मेहंदी लगाती अना ने सर उठाकर इसको देखा। इसके चेहरे पर पछतावे का कोई शायबा नहीं था। मोहब्बत में कमजरफी नहीं होती। मोहब्बत तो अलवही जज्बा है जो आखिरी सांस तक मुकद्दस रहता है। पछतावे दाग छोड़ जाते हैं और मुकद्दस चीज़ों को दागदार नहीं करना चाहिए। तुम खुश हो? अना ने हाथ रोक कर इससे पूछा। मैं मुतमईन हूँ। इसका लहजा मजबूत था। तुम खुश रहना। अना का लहजा रोन गया। तुम भी। वो मुस्कुराई तो अना की आंखें छलक पड़ीं। इसकी छोटी बहन एक मजबूत लड़की थी और अजीम भी, वो जानती थी। मगरिब की नमाज हो चुकी तो इनके घर में गहमा गहमी शुरू हो गई। शुमाइला और इसके नंदे आई हुई थी और बाकी ख़ानदान के सब लोग थे। अंदर हॉल में ख़वातीन बैठी हुई थी और किचन में अना के साथ आज फिज़ा और किन्जा भी लगी हुई थी। आज भी
अतीक के हिस्से में वेटर का होता आया था। मोना के दिल की धड़कन खिलाफ मामूल आज तेज़ थी। वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। इसकी एक दोस्त जिसका अपना ब्यूटी पार्लर था, इसने मेकअप किया था और इसको चिढ़ा भी रही थी। इतना बड़ा छक्का मारा है तुमने, दिल तो चाह रहा था कि सुर्खी पाउडर की जगह तुम्हारा थोबड़ा काला कर दूँ। एमा ने बज़ाहिर गुस्से से कहा, लेकिन इसका असल मकसद इसको चिढ़ाना था और इसकी तस्वीर लेकर बैनर बनाकर अपने ब्यूटी पार्लर पर लगा दो, खूब तशहीर होगी। अनम ने मोना का दिफा किया। तुम किस खुशी में छोले बेच रही हो? इसका कोई और देवर नहीं है जो तुम चापलूसी कर रही हो। एमा ने उसका धमौका जड़ा। तुम्हारा डॉक्टर भाई तो है ना? मैं दिल की मरीज़ा हो गई हूँ इसकी मोहब्बत में। 90 की दहाई की हीरोइन बनने की पूरी कोशिश की अनम ने। एमा ने नागवारी से देखा, जबकि मोना दबी दबी हंस रही थी। मेरा भाई बच्चों का डॉक्टर है, पागलों का नहीं। एक्सक्यूज़ मी, एमा तो नक कर बोली। बड़ी अंग्रेज़ी झाड़ दी हो। याद है वो इंग्लिश का पेपर तुमने क्या लिखा था? मुझे इंग्लिश आती है, को ट्रांसलेट करें। और तुमने क्या लिखा? मोना ने सबको याद दिलाया। इंग्लिश कम्स टू मी। मोना के सवाल का अनम ने फ़ख्रिया जवाब दिया। इतना चीप जोक मारा है वल्लाह, ये व्हाट्सएप पर इतना फॉरवर्ड हो चुका है कि व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स में इसकी एक बड़ी सी फ्रेम सजा दी गई होगी रिकॉर्ड के तौर पर। एमा नागवारी से गोया हुई। ऐसे में ताया, अब्बू, असद चाचा और मोहतशिम इसके दस्तखत लेने अंदर दाखिल हुए। पहले इसको देखकर मुस्कुराए, गले लगाया, माथे पर बोसा दिया। जब इसने निकाह नामे पर दस्तखत किए और वह दस्तखत लेकर निकल गए, जाते वक्त मोहतशिम ने पीछे मुड़कर देखा। इसी पल दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराएं। मुबारक हो मोना। जाते वक्त इसने मुबारकबाद दी। मोना ने फ़ौरन सर झुकाकर शुक्रिया कहा। जाने क्या था इस पल में, इसका दिल एकदम भर आया। तिश्नगी तो रह जाती है, बुझी हुई राख जैसी। मोना को बाहर दस्तगीर के साथ बिठाया गया। आपको किताबें पढ़ने का काफ़ी क्रेज़ है ना? मुझे भी है, मेरी लाइब्रेरी आपके इंतज़ार में है। मोना ने सर उठाकर देखा तो दस्तगीर को मुस्कुराता पाया। इसकी नज़रें चाहत की प्याम्बर थीं। इसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। पहली मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत भी होती है, इसकी गुंजाइश खुद ब खुद निकल आती है। जो चिराग सीने की आंधियों में जलते हैं, वो ज़रा सी कोशिश से झिलमिला भी सकते हैं। हौसले के आदमी अपने दिल के ज़ख्मों पर मुस्कुरा भी सकते हैं। बुत बनाने वाले हाथ फैसले के लम्हों में बुत गिरा भी सकते हैं। मुस्तफ़ा ज़ैती। शाम किसी बापर्दा औरत की तरह चुपके जा रही थी। रात की तारीकी फैलने ही वाली थी। हवा में खुनकी बढ़ चुकी थी। मिद्दत, अना और मोहतशिम आइसक्रीम खाने आए हुए थे। इस सख्त सर्दी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग होता है। सड़क के किनारे चलते हुए वो तीनों बातें कर रहे थे। मोहतशिम ने खुशी को गोद में उठा रखा था, जो इसकी बढ़ी हुई दाढ़ी से खेल रही थी और खिलखिला रही थी। दफ़्फ़तन अना के हाथ से आइसक्रीम गिरी। वो फ़ौरन झुकी। साथ में मोहतशिम भी एकदम झुक गया और खुशी को खड़ा किया। पीछे से मिद्दत बोली, 100 रुपये की आइसक्रीम है, जाने दो मोहतशिम, तुम्हें एक और लेकर देगा। अब सारा आइसक्रीम पार्लर भी ख़रीद कर दें तो इस आइसक्रीम का गम नहीं भूलेगा मुझे। अना का दुख बहुत गहरा लग रहा था। वो देखो, मिद्दत चिल्लाई। दोनों ने सामने देखा। मोहतशिम के पहलू से खुशी निकल गई थी और अब वो छोटे छोटे कदम उठा रही थी। अना और मोहतशिम दम बखुद इसको देख रहे थे, यूं जैसे दुनिया में खुशबख्त पहली बच्ची है जो चलना सीख रही है। तीनों इश्तियाक से इसको देख रहे थे। मिद्दत हस्बे मामूल इस पल को कैमरे की आंख से कैद करना चाह रही थी। खुशी ने बमुश्किल 7 कदम लिए होंगे कि धड़ाम से वो गिर गई। आइसक्रीम के लिए सड़क पर बैठे अना और मोहतशिम फ़ौरन इसकी जानिब भागे। दोनों ने झुककर खुशी को उठाया और इसको खिलखिलाते देखकर हंस पड़े। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ज़िंदगी में कभी कभार आपके सामने गम का पहाड़ आ जाता है। खुशकिस्मती है आपकी कि कोई सब्र के पत्थर उठाए हुए आपके साथ खड़ा हो और इस पहाड़ को सर करने में आपका साथ दे। दोनों मुस्कुराए और ख़ुद को इन खुशकिस्मत लोगों में शुमार किया। बेशक अल्लाह हर किसी के हक़ में बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। ये नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचा। फिर से आऊँगी किसी खूबसूरत से नावल के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।